हेलो स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा लेक्चर में। तो हम बात कर रहे थे सॉइल मैकेनिक्स में चैप्टर नंबर 8 शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल के बारे में, जिसमें हमने एक वीडियो देख लिया है जिसमें हमने शियर स्ट्रेंथ क्या होता है उसके बारे में, और फिर कूलम्ब और मोहर लॉ क्या होता है उसके बारे में, मॉडिफाइड कूलम्ब लॉ, इन सब के बारे में हमने देख लिया। और अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सॉइल मैकेनिक्स नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस प्लेलिस्ट को ओपन करके आप वहां से देख सकते हैं पिछले जो भी लेक्चर्स हैं, जितने भी लेक्चर्स हैं उनको, और अपनी प्रिपरेशन को और बूस्ट कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो पार्ट है, इसमें जो बचा हुआ है, हम क्या पढ़ेंगे आज? टेस्ट के बारे में। कौन कौन से टेस्ट होते हैं शेयर को चेक करने के लिए, सॉइल में शेयर स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं और कैसे कैसे परफॉर्म किए जाते हैं, आज हम उनके बारे में एक करके डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। तो सबसे पहला क्या, हमने जो लास्ट वीडियो, जो प्रीवियस वीडियो था, उसमें क्या बताया था आपको कि क्विक टेस्ट, जिसको हम अनड्रेन टेस्ट बोल रहे थे, फिर उसके बाद क्या बोल रहे थे कि कंसोलिडेटेड क्विक टेस्ट और कंसोलिडेटेड स्लो टेस्ट, तीन ये हमने बताया था। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। क्या अनड्रेन टेस्ट था, उसमें क्या करते हैं कि पानी जो उसमें होता है, जैसे सॉइल को कहीं से हम लेके आए, जैसे कोई सॉइल मास हम लेके आए कहीं से, ठीक है, ये कोई सॉइल मास लेके आए, इसमें वाटर पहले से रहता है, इसमें जो पोर्स भी रहते हैं, इसके पोर्स में वाटर रहता है, ठीक है। तो ये क्या अनड्रेन्ड वाटर टेस्ट हो जाए, जब इसको बिना इसमें वाटर, मतलब कि इसको बिना कंसोलिडेट किए हुए, मतलब कि इसमें से बिना वाटर को क्या करते हैं, इस पर टेस्ट भी करते हैं, लोड भी लगाते हैं, और इसमें जो वाटर है उसको वाटर को भी नहीं निकलने देते, तो वो हमारा अनड्रेन टेस्ट कहलाता है। और ड्रेन टेस्ट क्या होता है कि जब इसमें से वाटर निकलता रहता है तो वो ड्रेन टेस्ट कहलाता है, ठीक है। तो ये हो गया अनड्रेन टेस्ट। इसी तरह कंसोलिडेटेड क्विक टेस्ट, ठीक है, कंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड टेस्ट, एक होता है कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट, दूसरा होता है कंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट, और तीसरा अनड्रेन टेस्ट होता है, ठीक है। कंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट क्या होता है, कंसोलिडेट करते हैं लेकिन उसमें जो वाटर होता है उसके वाटर को नहीं निकलने देते, और कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट उसको कंसोलिडेट भी होता है, वो उसके वॉल्यूम में भी कमी होती है, और उसमें जो वाटर होता है वो भी निकलता रहता है। तो ये तीन टेस्ट हमारे होते हैं। जैसे ये तो नॉर्मली है कि क्या होता, कैसे करते हैं, तो इसके अंदर में आ जाता है। लेकिन जो मेन मेथड्स जो टेस्ट होते हैं, जैसे जो टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं शियर स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए, ये तो उसके अंदर आ जाते हैं किस किस तरह से करते हैं, ठीक है, क्या क्या प्रक्रिया करते हैं, उसमें आ जाता है। अगर हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ टेस्टिंग शियर स्ट्रेंथ, ठीक, किसके बारे में? मेथड्स ऑफ द टेस्टिंग शियर स्ट्रेंथ। शियर स्ट्रेंथ को कैसे चेक करते हैं, कैसे टेस्ट करते हैं, उसके मेथड्स, विधियां कौन कौन सी हैं। तो उसमें अगर बात करते हैं तो उसमें फर्स्ट जो हमारा आ जाता है, जो आपके सिलेबस में हम वही बात करेंगे, फर्स्ट आ जाता है डायरेक्ट शियर टेस्ट। डायरेक्ट शियर टेस्ट मतलब कि सीधा अपरूपण परीक्षण, नाम से पता चल रहा, सीधा अपरूपण परीक्षण। बात करते हैं क्या है ये। नेक्स्ट जो आपके सिलेबस में नेक्स्ट जो आता है हमारा, वो ट्राई एक्सियल टेस्ट आता है, ठीक है, जो इम्पॉर्टेंट होता है। इसको हम बोल देते हैं कन्फाइंड कंप्रेशन शियर टेस्ट, ठीक है, CCS, कन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट या फिर कन्फाइंड कंप्रेशन शियर टेस्ट बोलते थे। थर्ड हमारा आ जाता है अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट, या फिर इसको लिख सकते हैं अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, बात वही होगा। तो ये UCS हो जाता है, इसको हम UCS भी लिख सकते हैं, UCS, ठीक है। और जो फोर्थ हमारा आता है वो क्या आ जाता है, वेन शियर
टेस्ट। ये 4 टेस्ट होते हैं किसके लिए? कंप्रेसिव शियर स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए सॉइल में। जो आपकी सिलेबस में अगर उसकी बात करते हैं, डायरेक्ट शियर टेस्ट, अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट और वेन शियर टेस्ट। ये 3 टेस्ट आपके सिलेबस में है जिसको हमको पढ़ना। ये कन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट पढ़ने की ज़रूरत हमको नहीं है, जिसको ट्राइएक्सियल टेस्ट के नाम से भी बोल रहे हैं, ठीक। लेकिन ये जब अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पे कन्फाइंड कंप्रेशन अगर टेस्ट पहले से परफॉर्म करेंगे तो वहाँ पे अनकन्फाइंड करने की जरूरत नहीं होगी। इन दोनों में क्या अंतर होता है वो जब हम अभी टेस्ट परफॉर्म करेंगे तो वहाँ पे बताएंगे। मतलब कि प्रोसीजर यहाँ पे परफॉर्म करना तो पॉसिबल नहीं है, मतलब कि बोर्ड पर यहाँ पे क्योंकि इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है वो सारे जो इसमें लगते हैं, तो इसलिए यहाँ पे परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं है। नहीं तो परफॉर्म करके हम आपको बताते हैं कैसे टेस्ट को करते हैं। वो आप यूट्यूब पे वीडियोज़ कई होंगे तो आप वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे हम आपको प्रोसीजर बता सकते हैं, कैसे क्या डाटा आता है वो चीज़ हम यहाँ पे आपको बता देंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं पहला क्या, डायरेक्ट शियर टेस्ट की। किसकी बात करते हैं अब हम? डायरेक्ट शियर टेस्ट की बात करते हैं। अगर आप सभी को कोई भी प्रॉब्लम होता है किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड तो स्क्रीन पर आप सभी को हमारा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, उस पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप सभी के जो भी डाउट्स होंगे हम क्लियर कर देंगे। डायरेक्ट शियर टेस्ट की बात करते हैं तो सबसे पहले हम आपको डायरेक्ट शियर टेस्ट का फिगर दिखा देते हैं, ठीक है। तो आपकी बोर्ड पर दिख रहा होगा कि डायरेक्ट शियर टेस्ट का फिगर कैसे होता है, ठीक है। तो इसमें आपको दिख रहा होगा कुछ हम बनाने की कोशिश करते हैं। इसमें अगर ये हम पहले से ही एक शियर प्लेन बना लेते हैं जहाँ से हमारा क्या होगा, सॉइल ये अलग होगा, ठीक है। ये हम पहले से ही एक प्लेन बना लेते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, ऊपर आपको जो दिख रहा होगा फिगर, उसमें आपको ऊपर दिख रहा होगा कि एक लोड लगा हुआ जिसमें जो नॉर्मल लोड लगा हुआ है, ठीक है। नॉर्मल लोड लगा हुआ और यहाँ से हम क्या करते हैं, शियर फोर्स लगाते हैं। क्या शियर फोर्स लगाते हैं। अब स्क्रीन पर से आपके फिगर हट गया होगा और हम बताते हैं कैसे क्या करते हैं, ठीक है। फिगर आपने अच्छे से देख लिया होगा। तो हम बात करते हैं किसके बारे में कि ये टेस्ट को कैसे परफॉर्म करते हैं। अगर इस टेस्ट को कैसे परफॉर्म करते हैं उसके बारे में देखें तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये कुछ एपरेटस होता है। इसमें क्या होता है, आप इसमें चाहें तो यहाँ पे एक पोरस प्लेट यहाँ पे और यहाँ पे चाहें तो आप पोरस प्लेट भी लगा सकते हैं, ठीक है। क्या पोरस प्लेट, आप चाहे तो लगाएं चाहे तो ना लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पे मोल्ड हमारा होगा। मोल्ड मतलब क्या है, मोल्ड नहीं, हमारा जो स्पेसिमेन होगा यहाँ पे स्पेसिमेन रखा जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये स्पेसिमेन रहेगा। अब इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले ऊपर से हम लोड लगाते हैं, नॉर्मल लोड जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। ऊपर से नॉर्मल लोड लगाते हैं तो इसमें जो क्या होगा, जो सॉइल रहेगी, सॉइल थोड़ा बहुत कंप्रेस होगा, उसमें जो वाटर होगा, जो पोर वाटर होगा वो निकलने की कोशिश करेगा लेकिन निकल नहीं पाएगा। तो थोड़ी देर बाद जब नॉर्मल लोड लगाने के बाद, यहाँ से मान लेते हैं नॉर्मल लोड लग रहा है, एफ लग रहा है, तो थोड़ी देर बाद फिर क्या करते हैं, हम इसमें शियर लोड लगाते हैं। क्या करते हैं, शियर फोर्स लगाते हैं। जब शियर फोर्स लगाएंगे तो ये क्या होगा, ये डिफॉर्म हो जाएगा कुछ, जैसा कि आपको फिगर में दिखा था। फिगर में कैसे आपको दिखा था, ये फिगर में जो आपको दिखा था ये कुछ इस तरह से दिखा था। फिगर में आपको कुछ इस तरह से दिखा था वो, ठीक है। फिगर पे कुछ इस तरह से आपको दिखा था वो। यहाँ से क्या हुआ था, ये शियर ऑफ हो गया था,
ठीक है, शेयर ऑफ होके ये क्या हो गया था, ये अलग हो गया था। तो अब यहाँ से क्या होगा, हमारा शेयर फोर्स लगेगा, एक तो शेयर फोर्स लगेगा और दूसरा क्या हमारा नॉर्मल फोर्स लगेगा। नॉर्मल फोर्स और शेयर फोर्स की जो वैल्यू होती है उसको हम क्या करते हैं, नोट करते रहते हैं। वो नोट करने के लिए आपके जैसे जो उपकरण होता है उपकरण में भी लगा होता है और अलग से भी क्या करते हैं हम नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इन दोनों, जब ये शेयर ऑफ हो जाएगा क्या होगा, ये शेयर ऑफ हो जाएगा। तो शेयर ऑफ होने के बाद जो टाउ सिग्मा का जो मान आएगा, ठीक है, अब क्या करना है हमको, टाउ और सिग्मा का तो मान ज्ञात करना है, क्योंकि हमारे पास फार्मूला क्या था, टाउ बराबर सी प्लस सिग्मा tan फाई, ये हमारे पास फार्मूला था। यहाँ पे हमको टाउ और सिग्मा का मान ज्ञात करना होगा और फाई का मान हम ग्राफ से ज्ञात कर सकते हैं या फिर सॉइल जो होगा उस सॉइल से ज्ञात कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। तो अब क्या होगा, अब अगर हम बात करते हैं तो जो टाउ व सिग्मा का मान होगा वो कहाँ से ज्ञात होगा, वो जो हमारा शेयर फोर्स और नॉर्मल फोर्स लग रहा है, क्या कंप्रेशन फोर्स इसको बोल सकते हैं, इसको शेयर फोर्स बोल सकते हैं, ठीक है। शेयरिंग फोर्स और नॉर्मल फोर्स को जब इसके एरिया से, ये जो स्पेसिमेन यहाँ पे था इसके एरिया से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा शेयर फोर्स, क्योंकि क्या होगा, टाउ क्या था हमारा, कंप्रेशन स्ट्रेस था, कंप्रेसिव स्ट्रेस था। तो स्ट्रेस बराबर क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया। तो एफ क्या कौन सा रखेंगे हम, ये कंप्रेशन फोर्स, ठीक है, और एरिया इस स्पेसिमेन का एरिया। फिर अगर सिग्मा हमको ज्ञात करना, सिग्मा क्या था, ये इफेक्टिव स्ट्रेस था, इफेक्टिव स्ट्रेस या फिर हम बोल सकते हैं शेयर स्ट्रेस। तो वो क्या होगा, हो जाएगा हमारा फोर्स अपॉन में एरिया, फोर्स अगर पी है तो एरिया हम ऐसे डिवाइड कर देंगे तो हमारा टाउ और सिग्मा का मान ज्ञात हो जाएगा। जब टाउ और सिग्मा का मान ज्ञात हो जाएगा तो क्या करेंगे हम, यहाँ से शेयरिंग प्लेन का ज्ञात कर लेंगे, जो फेल्योर प्लेन होगा, ठीक है, फेल्योर प्लेन ज्ञात कर लेंगे। तो कुछ इस तरह से हमको पता चल जाएगा कि कितने डाटा। अब इन दोनों के बीच में एक ग्राफ खींच लेते हैं, ग्राफ खींचने के बाद हमको पता चल जाएगा कि कितने लोड पे कहाँ फेल्योर आ रहा है इस सॉइल में। ये जो टेस्ट करते हैं, ये जो टेस्ट हम परफॉर्म कर रहे हैं, ये टेस्ट केवल हम सैंड के लिए ही करते हैं। जो डायरेक्ट शेयर टेस्ट करते हैं ये केवल हम सैंड के लिए करते हैं, ठीक है। आप इसको याद रखिएगा कि ये जो डायरेक्ट शेयर टेस्ट किया जाता है ये सैंड के लिए किया जाता है। ये टेस्ट वैसे आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं, अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। आप सभी के लिए जो इम्पॉर्टेंट टेस्ट हो जाता है वो कौन सा हो जाता है, एक वेन शेयर टेस्ट, दूसरा अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट। इससे तो क्वेश्चन आप सभी का आना ही आना होता है अगर आप एग्जाम में बैठते हैं तो, ठीक है। तो वो टेस्ट आप सभी के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये बस इतना ही था कि कैसे फेल्योर आ रहा है उसमें। बाकी अगर ये परफॉर्म करके आप देखते हैं, ठीक, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे हम बता रहे हैं इसकी अपेक्षा और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा डायरेक्ट शेयर टेस्ट के बारे में। इसमें क्या नाम से पता चला, डायरेक्ट शेयर हो रहा है। डायरेक्ट शेयर कैसे हो रहा है, इस पर जब शेयर लोड लगा रहे हैं तो ये क्या कर रहा है, शेयर हो जाएगा। जैसे ऐसे था प्लेट को, ये इसमें क्या होता है कि ये जो फेल्योर प्लेन है, फेल्योर प्लेन का मान अलग अलग आ सकते हैं। यहाँ पे तो यहाँ पे हमने वीकेस्ट पॉइंट कर दिया इन दोनों का। जब वीकेस्ट पॉइंट कर दिया तो यहीं से क्या होगा, ये फेल कर जाएगा। लेकिन अगर ये वीकेस्ट पॉइंट हमने यहाँ पे नहीं बनाया होता तो ये क्या होगा, कहीं और से फेल हो सकता था, तो इसका फेल्योर प्लेन जो होता है वो चेंज हो जाता। तो इसका मान वेरी करता रहता है, ठीक है। इसका जो फेल्योर प्लेन का मान है वो वेरी करता रहता है, इसलिए ये उतना बढ़िया टेस्ट नहीं कहा जाता, उतना अच्छा टेस्ट नहीं कहा जाता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, डायरेक्ट शेयर टेस्ट हुआ, क्योंकि इसमें डायरेक्ट शेयर फोर्स लगा के क्या करते हैं। शेयर फोर्स क्या होता है, देखिए ये क्या था, हमने आपको बताया था कि जब इस पर क्या करेंगे, लोड लगाएंगे, क्या लैटरल फोर्स लगाते हैं। जब लैटरल फोर्स लगाएंगे तो ये क्या होगा, शेयर ऑफ कर जाएगा। जैसे ये ऐसे था, ये शेयर ऑफ कर जाएगा, यही हमारा क्या होता है, शेयर फोर्स होता है। तो क्या करें, इस पर हम लैटरल, जब इस पर लैटरल लोड लगा रहे हैं तो क्या होगा, ये ऐसे शेयर फोर्स शेयर ऑफ हो जाएगा, जैसे कि हमने आपको पहले बना के दिखाया था, ठीक है। तो आई होप कि आपको डायरेक्ट शेयर टेस्ट समझ में आ गया और कैसे परफॉर्म करते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड, सॉरी, अब हम बात करते हैं किसकी,
अब बात करते हैं किसकी, अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट की। सेकंड जो हमारा आ जाता है अनकन्फाइंड कंप्रेसिव टेस्ट या फिर कंप्रेशन टेस्ट, ठीक है। हिंदी का बोलते हैं अपरिरुद्ध संपीड़न सामर्थ्य टेस्ट परीक्षण, ठीक। अपरिरुद्ध संपीड़न परीक्षण इसको हिंदी में बोल देते हैं, ठीक। हिंदी इतना कठिन नहीं याद हो पाता जितना कि इंग्लिश आसान हो जाता है, जबकि हमारी मातृभाषा क्या है, हिंदी है। हिंदी को हमको ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए, लेकिन एक इंग्लिश ऐसी लैंग्वेज हो जाती है जो कि पूरे वर्ल्ड में आप कहीं भी जाते हैं, अगर इंग्लिश आपको आती है तो आप वहाँ पे रह सकते हैं अच्छे से और हर एक चीज़ के बारे में नॉलेज आपको हो सकता है। जबकि हमारी मातृभाषा क्या है, हिंदी है। हिंदी हमको जानना जरूरी होता है, लेकिन आजकल लोग इंग्लिश को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, जबकि अगर कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि संविधान में देखें तो उसमें हिंदी प्रेफर किया जाता है हमेशा, ठीक है। तो अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट की बात करते हैं। तो जब कन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट करते हैं, जो कन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट होता है वो हम सैंडी सॉइल के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन जो अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट होता है ये केवल हम किसके लिए करते हैं, क्ले के लिए करते हैं। किसके लिए, क्ले के लिए करते हैं, मतलब कि क्ले के लिए करते हैं। तो अगर हम कन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट और अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट को, सबसे पहले तो हम उपकरण आपको दिखा देते हैं कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये आपको दिख रहा है कि अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट का अपरेटस क्या है। इसमें आपको एक येलो कलर का कुछ बीच में दिख रहा होगा बॉक्स की तरह, वही क्या होता है, हमारा स्पेसिमेन होता है, वो हमारा स्पेसिमेन होता है, ठीक है। और उसमें एक प्रूविंग रिंग लगा हुआ है, 2 डायल गेज लगे हुए हैं जिस पे हमारा स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन को हम नोट करते हैं और फिर इसके बिहाफ पे क्या करते हैं, कैलकुलेशन अपनी करते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको दिख गया होगा। अब हम बात करते हैं कि ट्राई एक्सियल टेस्ट जो कन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट होता है उसके बारे में। अब वही मोल्ड को क्या करते हैं हम यहाँ पे अगर बना लेते हैं, ये मान लेते हैं कुछ मोल्ड हमारा है, ये हमारी सरफेस थी, मान लेते हैं यहाँ से क्या किया हमने, यहाँ से हमने सॉइल निकाला था, इस मोल्ड को जो हमने बनाया टेस्ट करने के लिए यहाँ से मान लेते हैं निकाला था। जब यहाँ से हमने इसको निकाला था, ठीक है, तो इस पर कुछ लोड लग रहा था जब पहले से ही, ठीक है। ये आपके सोम का पार्ट थोड़ा बहुत इसमें आ जाता है, जिसको हम सिग्मा 3 बोल देते हैं, ठीक है। इसको कन्फाइनिंग प्रेशर बोल देते हैं या फिर कन्फाइनिंग फोर्स बोल देते हैं, ठीक है। सिग्मा 3 जिसको हम क्या, कन्फाइनिंग फोर्स या फिर कन्फाइनिंग स्ट्रेस। अब इसमें क्या, जब कन्फाइनिंग स्ट्रेस लगे तो इसमें एक जनरेट होता है FD जिसको हम बोलते हैं, क्या, FT, जिसको हम फेल्योर प्रेशर या फिर बोल सकते हैं, नाम को नहीं याद आ रहा, ठीक है, सॉरी, इसके रिसर्च आएंगे, FT। और इसमें जो शियर स्ट्रेस लगता है, शियर स्ट्रेस को क्या बोलते हैं, जब इस पर लोड हम मान लेते हैं कोई लगा दिए, तो इसकी वजह से जो इस पर प्रेशर लगता है वही हमारा शियर स्ट्रेस, इसको बोल सकते हैं हम सिग्मा D। और इसमें सिग्मा 1 किसके कारण जनरेट होता है, इसमें सिग्मा 1 जनरेट होता है। तो जो फेल्योर होता है वो अगर देखते हैं सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1, लेकिन एक मिनट, इसमें थोड़ा सा नहीं, ठीक, इसको रहने दीजिए आप, बस आप ध्यान दीजिए इतना कि सिग्मा 3 इस पे पहले से लगता है और यही सिग्मा 3, ठीक है। क्या होता है कि सिग्मा 3 जब हम इसमें क्या होता है, सिग्मा 3 को कंसीडर करते हैं, इसमें क्या होता है कि हम सिग्मा 3 को जब जो कन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट होता है उसमें सिग्मा 3 को कंसीडर करते हैं, जबकि जब क्यों कंसीडर करते हैं, क्योंकि जब इसका टेस्ट करते हैं तो इसके ऊपर एक फिल्म लगा देते हैं, रबर का एक फिल्म लगा देते हैं, जिससे कि
ये ड्रेन्ड ना हो पाए, ठीक है। अनड्रेन्ड कंडीशन में इसको करते हैं, ये ड्रेन ना हो पाए, इसलिए क्या करते हैं, एक फिल्म लगा देते हैं। इसलिए क्या करते हैं, हम वहाँ पे सिग्मा 3 कंसीडर करते हैं। लेकिन जब हम अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट करें, अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट, उसमें से जो पोर वाटर है वो निकल जाए, अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट उसमें से पोर, तो ये फिल्म हम नहीं लगाते हैं। तो वहाँ पे जब नहीं लगाते तो वहाँ पे सिग्मा 3 को हम क्या करते हैं, 0 रख देते हैं। तो जब सिग्मा 3 को 0 रख देते हैं तो वहाँ पे हमारा एक फार्मूला निकल के आता है। अगर उस फार्मूले की बात करें तो वो फार्मूला हमारे पास निकल के आता है सिग्मा बराबर 2c। सिग्मा बराबर 2c। 2c क्या होता है, सिग्मा बराबर नहीं, ये अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट, शेयर टेस्ट, ये हमारा 2c निकल के आता है। वहाँ पे फार्मूला टोटल हमारा होता है 2c tan 45 प्लस 5/2 और फिर प्लस में सिग्मा 3 आगे tan 5 करके कुछ होता है। लेकिन जब सिग्मा 3 का मान 0 हो जाएगा तो ये पूरा जो यहाँ का हमारा क्या होगा, जो वैल्यू होगी वो 0 हो जाएगी। और अगर जो देखते हैं tan जब, और क्ले के लिए क्या होता है, ये थीटा नहीं फाई है, सॉरी, क्ले के लिए हमने आपको बताया था कि फाई का मान जो होता है वो 0 होता है। जब फाई का मान यहाँ पे 0 कर देंगे तो ये हो जाएगा 2c tan 45, ये UCS बराबर आया हमारा। तो जब tan 45 का मान 1 होता है तो UCS बराबर कितना आ जाएगा, 2c आ जाएगा। मतलब कि c बराबर UCS डिवाइडेड बाई 2। आपका डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आता है कि TSC SSC JEE में क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि कोहेजन अगर 2 है तो अनकन्फाइंड कंप्रेशन स्ट्रेंथ कितना होगा। तो किसी भी सॉइल का कोहेजन अगर 2 है तो अनकन्फाइंड कंप्रेशन स्ट्रेंथ कितना होगा, वो तो 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से डायरेक्ट आपका क्वेश्चन उठ के आता है, किसके लिए, अगर हम गेट SCI या फिर बात करते हैं कि SSC JEE की बात करते हैं तो वहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक। तो ये आपको समझ में आया होगा। तो टोटल फार्मूला लास्ट में क्या होता है, मतलब कि अगर अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट की बात करते हैं, आपने फिगर तो देख लिया कि कैसा ऑपरेटस होता है। ऑपरेटस में आपने मॉडल भी देख लिया कैसे रखा गया, प्रूविंग रिंग लगा होता है, डायल गेज एक यहाँ लगा होता है, एक यहाँ डायल गेज लगा होता है। ये कुछ इस तरह से होता है, जिसमें क्या करते हैं हम यहाँ पे मॉडल को रखते हैं, ठीक है। लोड लगता है, अब जब लोड लगता है इस पे तो क्या होगा, इसमें क्रैक जनरेट हो जाएगा। जब क्रैक जैसे जनरेट होगा तो डायल गेज में दोनों की जो रीडिंग होती है उसको हम नोट कर लेते हैं, और उस रीडिंग को जब नोट कर लेते हैं तो वहाँ से नमूने का आयतन भी हो जाता है। अगर हाँ, एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखना, जो नमूने की लंबाई होती है, जो नमूने की लंबाई होती है वो व्यास का जो होता है 2 से 2.5 गुना कम से कम होना चाहिए, 2 से 2.5 गुना होता है। मतलब कि L बराबर 2D लेते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट ये हो जाता है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे के जब तैयारी करने जाते हैं कहीं, वहाँ पे आता है डायरेक्ट क्वेश्चन से यहाँ से आते हैं, ठीक है। तो ये नमूने की लंबाई होती है। तो इस पर लोड लगाते हैं, जो भी रीडिंग्स आती है उसको नोट कर लेते हैं और फिर ग्राफ खींचते हैं, ठीक है। और फिर क्या करते हैं, ग्राफ खींचते हैं, जब तक ये भंगुर नहीं होता तब तक इस पर लोडिंग लगाते रहते हैं, ठीक है। तो यही होता है इसमें, और बहुत ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है। अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट में जो आपको जानने की चीज़ है वो कन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट, जिसको हम ट्राइएक्सियल टेस्ट के नाम से जान रहे हैं,
वहाँ पे आपको जानने की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो आई होप क्या आपको अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट समझ में आएगा। बहुत ज़्यादा अच्छे से तो नहीं, मतलब कि जब तक आपको कन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट, आपको उसके लिए बहुत हाई लेवल पे जाना पड़ेगा, और वहाँ पे जाएंगे तो आपका बहुत लंबा ये वीडियो बन जाएगा और आपको समझ भी नहीं आएगा, क्योंकि ऊपर से उड़ करता चला जाएगा उस लेवल की आपने, क्योंकि अभी तक पढ़ाई नहीं की है तो चीज़ें ऊपर से उड़ के जाएंगी। इसलिए हम बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जा रहे हैं, उतना ही आपको बता रहे हैं जितना आपके काम की चीज़ें हैं। ठीक है, बस आप ऑपरेटर्स याद रखिएगा, कैसे क्या प्रोसीजर करते हैं उसको याद रखिएगा। बाकी प्रोसीजर को आप एक बार बुक से रीड कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और बाकी आप सभी को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया, उस पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी आप सभी के डाउट्स होंगे हम क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो लास्ट टेस्ट आ जाता है इसमें, वो क्या आता है, वेन शियर टेस्ट। ये आप याद रखिए कि ये चीज़ के लिए हम करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, थर्ड जो टेस्ट आता है वो वेन शियर टेस्ट आता है। लास्ट जो टेस्ट है इस चैप्टर में, आप सभी को जो शियर स्ट्रेंथ याद करने के लास्ट जो चैप्टर टेस्ट है वो वेन शियर टेस्ट है। ठीक है, एक मिनट। तो अगर बात करते हैं कि वेन शियर टेस्ट की, तो वेन शियर टेस्ट में क्या करते हैं, अगर हमको क्या करना है कि कहीं साइट पे, ये जो वेन शियर टेस्ट होता है इसको हम साइट पे भी परफॉर्म कर सकते हैं और प्रयोगशाला मतलब कि लैब में भी परफॉर्म कर सकते हैं, दोनों जगह हम इसको परफॉर्म कर सकते हैं। तो जो वेन शियर टेस्ट होता है, वेन शियर टेस्ट अगर कहीं पे जैसे क्या करना, हमको कोहेजन, जो कोहेसिव सॉइल है, कोहेसिव सॉइल का जो शियर स्ट्रेंथ है वो शीघ्रता से ज्ञात करना, बहुत जल्दी ज्ञात करना है, और क्या करता है उसको अनड्रेन्ड कंडीशन में ज्ञात करना हो। ठीक है, अनड्रेन्ड कंडीशन में और शीघ्रता से ज्ञात करना, तो वहाँ पे हम वेन शियर टेस्ट का उपयोग करते हैं। वेन शियर टेस्ट में उपकरण जो होता है वो किस तरह से होता है, अगर बात करते हैं वेन शियर टेस्ट में, ये क्या होता है, घूर्णन चक्री होती है। क्या घुमाव छड़, जिसको हम क्या बोल सकते हैं एक तरह से कि एक रॉड होता है जिसमें हम टॉर्क जनरेट कर सकते हैं। क्या टॉर्क जनरेट कर सकते हैं, ऐसा रॉड होता है, और इस रॉड पे 4 पत्तियां लगाई जाती है, चारों तरफ से 4 पत्तियां लगा दी जाती हैं कुछ इस तरह से। थोड़ा सा फिगर, एक मिनट, फर्स्ट टाइम लग रहा है, टाइम तो लगेगा ही थोड़ा सा काम होने में। कोई सा भी टाइम, कोई भी काम बिना टाइम के वो नहीं होता है। ठीक है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, ये कुछ इस तरह से पत्तियां लगी होती हैं। ठीक है, ये कुछ इस तरह से लगा होता है, इसको क्या करते हैं, इसमें हम टॉर्क जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से ये कुछ अरेंज होता है। अगर बात करते हैं इसके माप की, इसके साइज की बात करते हैं, तो जो प्रयोगशाला में हम उपकरण यूज करते हैं, ये जो पत्ती की मोटाई होती है, जो पत्तियाँ, ये 4 पत्तियाँ लगी होती हैं चारों तरफ से, इसकी जो मोटाई थिकनेस होती है वो 0.5 mm से 1 mm रखी जाती है। किसमें, प्रयोगशाला में, अगर लैब में हम यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर ये चीज़ साइट पे हम कर रहे हैं तो वो कितना 2.5 mm मोटी रखी जाती है। हाई टेंसाइल स्टील होती है। ठीक है, HY हाई टेंसाइल स्टील की ये पत्तियाँ होती है। अगर लैब में यूज़ करें तो 0.5 से 1 mm, और अगर साइड पे हम यूज़ कर रहे हैं तो 2.5 mm रखते हैं। और इसकी जो हाइट होती है 100 से 200 mm होती है। तो जो डाया होता है 50 से, ये
ये जो हाइट होती है ये 100 से 200 mm और ये इसका जो डाया होता है 50 से 100 mm रखा जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, उपकरण हो गया, इस तरह से कुछ होता है। अब क्या करते हैं, इसको कैसे परफॉर्म करते हैं, क्या करते हैं, जो सॉइल होता है सॉइल पे जाके ऐसे रख देंगे। रखने के बाद इसमें पत्तियां लगी हुई हैं, पत्तियां थोड़ी देखिए आपने पूरी धारदार बनाई गई हैं। ठीक है, धारदार बनाई गई, इस पर जब रखेंगे ऐसे ना, रखने के बाद इसमें टॉर्क जनरेट करवाएंगे। जब टॉर्क जनरेट करवाएंगे तो ये घूमता हुआ क्या करेगा, अंदर जाने की कोशिश करेगा, पूरा अंदर जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, इसमें टॉर्क मेजरिंग उपकरण लगा होता है, जिसमें क्या करते हैं पता चलता है कितना टॉर्क इस पर लग रहा है, कितना टॉर्क इसमें जनरेट हो रहा है। वो रीडिंग पढ़ने के लिए भी इसमें अरेंजमेंट होता है, जिससे हम क्या करते हैं इसकी रीडिंग्स को पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसको जो रोटेट हम करवाते हैं वो कितना, मैक्सिमम 1 डिग्री प्रति मिनट, 1 डिग्री। ठीक है, क्या कर रहे हैं कि आघूर्ण छड़ को एक सार गति यूनिफॉर्म स्पीड से, ठीक है, एक यूनिफॉर्म स्पीड से इसमें टॉर्क जनरेट करवाएंगे 1 डिग्री प्रति मिनट। ठीक है, 1 डिग्री प्रति मिनट की दर से इसमें घुमाया जाता है। ठीक है, फलकों के घूमने के कारण मृदा के एक बेलनाकार पृष्ठ, ठीक है, अपरूपण से भंग हो जाते हैं। जो इसमें जब डालेंगे तो एक बेलनाकार बनेगा, जब घूमते हो जाएगा तो एक बेलनाकार पृष्ठ क्या होगा, वो भंग हो जाएगा। ठीक है, एक बेलनाकार पृष्ठ भंग हो जाएगा। अगर ये पूरा अंदर तक चला गया तो क्या होगा, मतलब कि पूरी जो सॉइल है वो भंग हो गई है, किसके कारण, वो टॉर्क के कारण वो भंग हो गई है। ठीक है, उपकरण क्या होता है, पूरा मृदा में धंसा है, अतः पूरा उपकरण मृदा को अपरूपण में भंग करने में भाग ले रहा है। ठीक है, यदि क्या करते हैं, मान लेते हैं T बराबर, मान लेते हैं क्या है कि टॉर्क का मान। ठीक है, मृदा भंग होने पर आघूर्ण, मृदा भंग होने पर, मृदा भंग होने पर आघूर्ण का मान T बराबर अगर इतना है, इसको किस में हम ले रहे हैं, kg पर सेंटीमीटर में अगर ले रहे हैं, kg पर सेंटीमीटर में। और फिर क्या ले रहे हैं, अगर हम टाउ F को ले रहे हैं कि अपरूपण सामर्थ्य, जो टाउ F है ये मृदा की अपरूपण सामर्थ्य है, मृदा की अपरूपण सामर्थ्य मतलब शियर स्ट्रेंथ, अपरूपण सामर्थ्य, अपरूपण सामर्थ्य किस यूनिट में है, वो हमारा है kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर में, kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, नेक्स्ट क्या लेते हैं हम, अगर डी एच जो होती है ये फलक की हाइट हो जाती है, जो एच कैपिटल एच है ये फलक की हाइट हो जाती है, फलक की हाइट ऊंचाई मतलब ये इसको सेंटीमीटर में, और डी बराबर व्यास, ठीक है, ये भी सेंटीमीटर में। ये चीज़ें क्या करते हैं हम लेते हैं तो हमारे पास एक फार्मूला निकल के आता है। क्या फार्मूला निकल के आता है उसको देख लेते हैं। फार्मूला निकल के क्या आता है इसको हम मिटाते हैं। उस फार्मूले से क्या करते हैं हम ज्ञात करते हैं कितना टॉर्क उसमें जनरेट हो रहा है। क्या फार्मूला क्या हमारे पास निकल के आता है, टी बराबर पाई डी स्क्वायर टाउ एफ एच बाई 2 प्लस डी बाई 6। ये हमारे पास क्या फार्मूला निकल के आता है, यहाँ से हमको टॉर्क का मान पता चलता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या फार्मूला निकल के आ जाता है। यदि फलक को केवल निचला सिरा, फलक का केवल निचला सिरा ही मृदा के अपरूपण, ये क्या होता है जब क्या होगा पूरा जो फलक है वो सॉइल को पूरे सॉइल पे कर रहा भंग करने की कोशिश कर रहा है, तब ये फार्मूला निकल के आता है। ये टाउ एफ है, आप ध्यान दीजिएगा। ठीक, लेकिन अगर केवल निचला सिरा ही ये जो मतलब जो हमारा ये बना हुआ था कैसे,
कुछ इस तरह से बना हुआ था हमारा। अगर इसका केवल निचला सिरा ही क्या करते हैं, यही निचला सिरा ही क्या होता है, केवल भंग करता है, तब उसके लिए फार्मूला चेंज हो जाता है। क्या चेंज होता है, थोड़ा सा चेंजिंग है, उसको आप ध्यान दीजिएगा। टी बराबर पाई डी स्क्वायर टाउ एफ एच बाई 2 प्लस डी बाई 12 हो जाता है। ये बस इतना ही अंतर होता है दोनों में, ठीक है। कि आपको समझ में आ गया होगा कि वेन शियर टेस्ट कैसे हम करते हैं, ठीक है। तो टी एच व डी का मान ज्ञात होने पर टाउ एफ की गणना की जा सकती है। यहाँ पर ध्यान में रखना चाहिए कि इससे ससंजक मृदाओं का ही अपरूपण सामर्थ्य ज्ञात किया जा सकता है। हमको क्या कहते हैं, टॉर्क, तो हमको टॉर्क कितना हम लगा रहे हो तो हम जानते हैं, लेकिन हमको ज्ञात क्या करना है, शियर स्ट्रेंथ ज्ञात करनी है। कितनी शियर स्ट्रेंथ की ज्ञात करनी है। अगर हमको टी पता है, टॉर्क कितना हम लगा रहे हैं, डायमीटर हमको पता है, एच हमको पता है, तो इन तीनों की मदद से क्या करते हैं, कितना शियर स्ट्रेंथ उसमें मतलब कि शियर स्ट्रेंथ सॉइल की कितनी है वो हम ज्ञात कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो ये चीज़ हम साइड पे भी एक कॉपी पेन लेके कैलकुलेट कर सकते हैं कितना, बस उसमें टॉर्क देखना है कि टॉर्क कितना लग रहा है और कितने कौन से डाया का, जैसे 50 से 100 mm डाया का है तो कितने डाया का हम यूज कर रहे हैं वो प्लेट, और हाइट 100 से 200 mm है तो कितने हाइट का हम वो यूज कर रहे हैं। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग होगा, तो वो रख के मान हम क्या करते हैं, टाउ एफ का मान आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब ये आपको वेन शियर टेस्ट समझ में भी आ गया होगा। आज हमने क्या पढ़ा उसको देख लेते हैं, थोड़ा समरी देख लेते हैं, ओवरव्यू क्या क्या हमने पढ़ा, ठीक है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले कीजिए। यहीं पे ये चैप्टर लगभग समाप्त होता है। अगर कोई भी टॉपिक बचा होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको बता सकते हैं, ठीक है। तो उसको हम नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा उसमें कवर कर लेंगे। अगर कोई टॉपिक छूटा होगा तो अच्छा छूटा नहीं है। तो देखते हैं क्या क्या हमने पढ़ा। फर्स्ट मेथड्स तीनों केवल आज हमने पढ़े हैं। कौन कौन से मेथड्स थे, पहले डायरेक्ट शियर टेस्ट। अगर आप इसको एग्जाम में लिखते हैं ना तो जो मेन पॉइंट्स है उसको हाईलाइट कर लीजिए बस, और कोई दिक्कत ना है। बाकी अगर आप केवल जो मेन पॉइंट्स हैं उसको हाईलाइट कर देते हैं तो एग्जाम में जाना जाएगा कि हाँ इसको पता है कि कैसे कॉपी लिखी जाती है, इसको वो डाटा पता है, वो मेन चीज़ें पता है जो ज़रूरी होती हैं किसी टेस्ट में, ठीक है। तो वो अच्छा नंबर आपको देगा। नेक्स्ट हमने पढ़ा अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट। डायरेक्ट शियर टेस्ट में क्या किया हमने, सबसे पहले नॉर्मल फोर्स लगाया ऊपर से, और फिर उसके बाद क्या किया, उसमें शियर फोर्स लगा दिया। उस नॉर्मल फोर्स और शियर फोर्स को क्या किया हमने, एरिया से डिवाइड करके टाउ और सिग्मा का मान ज्ञात कर लिया। टाउ और सिग्मा का मान ज्ञात करके उसको एक ग्राफ पे प्लॉट कर लिया, ग्राफ पे प्लॉट करके वहाँ से हमने शियर स्ट्रेंथ का मान फाइंड आउट कर लिया। फिर अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट में इसमें क्या किया, इसमें हमने सिग्मा 3 को 0 कर दिया, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा कम समझ में आया होगा, ठीक है। लेकिन इसका जो डायरेक्ट जो आता है मान निकल के आता है वो किस पे, जो डायल गेज दो लगा था, डायल गेज पे डायरेक्ट इसका मान निकल के आता है। तो पहुँचा इसमें कैलकुलेशन की गणना जरूरत नहीं होती है। लेकिन हाँ एक क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले अपरिरुद्ध संपीड़न सामर्थ्य याद करेंगे इसमें। अगर अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट की बात करते हैं तो इसमें अपरिरुद्ध का संपीड़न सामर्थ्य मतलब कि फोर्स याद करेंगे, स्ट्रेंथ याद करेंगे। अनकन्फाइंड कंप्रेशन स्ट्रेंथ जब याद करेंगे तो कितना आएगा, हमने आपको बताया था कि 2c, ठीक है। या फिर नेक्स्ट एक दूसरा फॉर्मूला इसमें निकल के आता है क्या, कि भंग होने के समय बल, जब वो उस पर फेल्योर उत्पन्न हो रहा है, जैसे क्या कहते हैं उस पर ऊपर नीचे क्या कंप्रेशन लगा रहे हैं, कंप्रेशन फोर्स लगा रहे हैं, जिस फोर्स में वो फेल होता है वो फोर्स मतलब कि फेल होने के समय लगा बल, और डिवाइडेड बाय क्या करते हैं उसको हम, जितना एरिया होता है, जितने एरिया पे क्या करता है फोर्स लगा हुआ होता है उस एरिया से क्या करते हैं हम डिवाइड कर देते हैं।
तो क्या होता है, वहाँ से हमारा अनकन्फाइंड कंप्रेशन स्ट्रेंथ निकल के आता है। लेकिन हमको क्या ज्ञात करना है, फाइनली हमको शियर स्ट्रेंथ ज्ञात करना है। ये तो हमारा अनकन्फाइंड कंप्रेशन स्ट्रेंथ है, हमको क्या शियर स्ट्रेंथ ज्ञात करना। तो शियर स्ट्रेंथ बराबर क्या हो जाता है, अगर हम शियर स्ट्रेंथ की बात करते हैं, जिसको हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, CU से प्रदर्शित कर रहे हैं, और इसको क्या कर रहे हैं, अनकन्फाइंड कंप्रेशन स्ट्रेंथ को QU से प्रदर्शित कर दे रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, QU/2, जो कि हमारे निकल के आया था UCS/2। C बराबर क्या निकल के आया था हमारा, UCS/2, और UCS बराबर 2C। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे निकल के आ गया। ये क्या होगा, अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट। नेक्स्ट हमने क्या देखा, नेक्स्ट हमने देखा थर्ड जो देखा, वेन शियर टेस्ट। वेन शियर टेस्ट, इसमें क्या हमने फार्मूला देखा, दो फार्मूला। एक की जब क्या कर रहा, पूरा जो फलक है वो नीचे तक पूरा भंग कर रहा है, पूरी सॉइल को भंग कर रहा है, जो फलक हो पूरी सॉइल को भंग कर रहा है। तो उसके लिए फार्मूला हमने देखा πd² τF/h/2 + d/6। और जब वो क्या कर रहा है, केवल निचला हिस्सा जो है वो सॉइल को भंग कर रहा है, तब उस कंडीशन में हमने देखा कि πd² τF/h/2 + d/12। ये दो फार्मूला हमने देखा। केवल निचला फलक भंग कर रहा है, पूरा फलक सॉइल को भंग कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ से क्या करते हैं हम, τF का मान आराम से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको चीज़ें समझिए आ गई होंगी। अगर चीज़ें समझ में आई हैं और वीडियो आपको पसंद आई हो, तो वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ। और अगर कोई भी टॉपिक इसमें छूट गया हो जो आपको नहीं समझ में आया हो या फिर, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो हम उसको फिर से बताने की पूरी कोशिश करेंगे। या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ से आपको जो आपके डाउट होंगे क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और अगर आप नोटिफिकेशन लेना चाहते हैं, कोई भी, जैसे हमारे नोटिफिकेशन हो गए, कोई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन हो गई, उसके लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप सॉइल मैकेनिक्स की प्रीवियस लेक्चर, जितने भी प्रीवियस लेक्चर्स अब तक 8 चैप्टर हो चुके हैं, अगर आप 8 चैप्टर्स के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया, प्लेलिस्ट पर क्लिक करके आप सभी लेक्चर्स को देख सकते हैं और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर सकते हैं। और वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बने रहिए हमारे साथ।